ओके तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। हम बात कर रहे थे ईएम वेव्स के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। और हमने ये देख लिया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में दो कंपोनेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, उनसे मिलके वेव बनती है। और तीन चीजें, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। ये बात हमने देखी थी कि अगर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। मतलब कोई भी डायरेक्शन आप उसमें चूज कर सकते हैं, लेकिन तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ये बात हमने देखी थी, ठीक है। फिर हमने देखा कि कैसे एक चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, फैराडेज लॉ से हमने बात की थी। और कैसे एक चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जिसको हमने डिस्प्लेसमेंट करंट वाले कॉन्सेप्ट से देखा था, मैक्सवेल इक्वेशन से। तो अब हम आगे चलते हैं, बात करते हैं कि चार्ज जब रेस्ट पे होता है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। चार्ज जब मोशन में होता है, यूनिफॉर्म मोशन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है। लेकिन चार्ज जब एक्सेलरेटेड मोशन में होता है तो वो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, विच इज नथिंग बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहाँ से आएगी, हमेशा एक्सेलरेटेड चार्ज से आएगी। कोई चार्ज जब एक्सेलरेट करेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। ये अपने को ध्यान रखना है यहाँ पे। अब जैसे आपने केमिस्ट्री में शायद पढ़ा भी होगा, केमिस्ट्री में आपने अगर वो एटॉमिक मॉडल पढ़ा हुआ है अगर, तो आपने देखा है कि कैसे एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन की स्टेट्स होती हैं, है ना। तो जब एक इलेक्ट्रॉन n=1 से मान लो n=3 में गया, वापस डी एक्साइट हुआ तो नीचे की तरफ आया। जब नीचे वापस आया तो फोटोन उसने रिलीज किए। तो वो फोटोन बेसिकली क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्योंकि फोटोन आप जानते हैं किससे, लाइट की बात करते हैं। फोटोन्स मतलब लाइट का पार्ट, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। तो वहां पे आप देख सकते हैं कि कोई ना कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही बाहर आती है। इसी तरीके से एक्सरे भी ऐसे प्रोड्यूस होती है। हम आगे जब बात करेंगे अभी मॉडर्न फिजिक्स में, तो ये सारी बातें फिर से आएंगी। तो ध्यान रखना है कि एक्सेलरेटेड चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। तो चार्ज का एक्सेलरेशन, इस पे थोड़ी सी बात करते हैं कि चार्ज एक्सेलरेट जब कर रहा है तो क्यों टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और क्यों टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड वहां पे प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। इस बारे में थोड़ी सी बात करते हैं कि हम ये बात करते हैं कि कैसे एक्चुअली एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई कि चार्ज का एक्सेलरेशन होना चाहिए, एक्सेलरेटेड चार्ज होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होगी। ओके। अब एक्सेलरेटेड चार्ज के बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। चार्ज बहुत सारी तरीके से एक्सेलरेट कर सकता है। इनमें से मैं कौन सा देखता हूँ, तो हम एक आसान सा एग्जांपल लेते हैं जिसमें बात करते हैं ऑसिलेशन की। ऑसिलेशन अगर एक चार्ज कर रहा है तो क्या वो एक्सेलरेशन में है? ऑसिलेशन के टाइम एक्सेलरेशन होता है क्या? बताना जरा। कोई पेंडुलम है मान लीजिए, ये ऑसिलेट कर रहा है, तो ये मोशन एक्सेलरेटेड मोशन है कि यूनिफॉर्म मोशन है? क्या लगता है तुम्हें? यूनिफॉर्म होगा। यूनिफॉर्म होगा। यूनिफॉर्म मतलब होता है कि वेलोसिटी कांस्टेंट रहनी चाहिए, एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। तो क्या यहाँ पे एक्सेलरेटेड वेलोसिटी होगा। एक्सेलरेटेड होगा? बिल्कुल। क्योंकि हम जानते हैं कि ये जब एक्सट्रीम पे पहुंच जाएगा तो रुक जाएगा, फिर से लौट के आएगा इस तरफ। तो यहाँ वेलोसिटी इसकी जीरो है। जब ये बिल्कुल ठीक सेंटर से पास हो रहा होगा तो उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, और फिर जब ये इस एक्सट्रीम पे पहुंचेगा तो वेलोसिटी फिर से जीरो हो जाएगी। तो वेलोसिटी या स्पीड लगातार चेंज हो रही है। कैसा मोशन है? एक्सेलरेटेड मोशन है। तो हम यहाँ पे भी एक चार्ज की ऑसिलेशन की बात करेंगे। चार्ज जब ऑसिलेट करेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करेगा। अब याद करो कि तुमने ऑसिलेशन कहाँ पढ़ा था चार्ज का, कौन से सर्किट में तुमने ऑसिलेशन की बात की थी? कुछ याद आ रहा है? कौन सा सर्किट ऐसा था जिसमें ऑसिलेशन हो रहा था, चार्ज का या एनर्जी का या करंट का? एक हमने सर्किट पढ़ा है ऐसा, जिसमें हमने बहुत सारे डायग्राम्स बनाए थे। कौन सा था सर्किट? एलसी ऑसिलेशन। ऑसिलेशन, एलसी ऑसिलेशन। एलसी ऑसिलेशन में हमने बात करी थी कि एक चार्ज ऑसिलेट करेगा। कैसे ऑसिलेट करता था? तो मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ यहाँ पे, पर पूरा तो पहले पढ़ चुके हैं। बस मैं हिंट दे रहा हूँ यहाँ पे कि क्या हो रहा था उसमें। आपने क्या किया था कि एक चार्ज कैपेसिटर लेके आए थे, उसको एक इंडक्टर से कनेक्ट कर दिया था। चार्ज कैपेसिटर एक इंडक्टर से कनेक्ट किया हुआ था। इस पे अभी ऑलरेडी चार्ज है प्लस क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट, ये है, ठीक है। अब क्योंकि ये चार्ज है तो पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस है। तो वही, जब प्लेट पे चार्जेस हैं तो ये क्या चाहेंगे कि मिल के खत्म करें। पोटेंशियल डिफरेंस है मतलब चार्ज फ्लो होगा। चार्ज अगर फ्लो होगा
तो यहाँ पे अगर इंडक्टर नहीं होता, ये सिर्फ ऐसा सिचुएशन होती कि एक आपने वायर से कनेक्ट कर दिया, तो क्या होता है, ये प्लस क्यू नॉट पूरा पूरा फ्लो कर जाता तुरंत और यहाँ आ जाता, यहाँ माइनस क्यू नॉट ऑलरेडी था, प्लस क्यू नॉट आ जाता, इधर हो जाता जीरो और यहाँ भी क्या हो जाता, जीरो। अगर ऐसा होता तो सिर्फ वायर होता तो तुरंत ये जीरो हो जाता चार्ज। लेकिन यहाँ पे कौन है, यहाँ पे इंडक्टर। और इंडक्टर का काम कैसा है, होले होले वाला, कि बहुत धीरे धीरे चेंज करो, लेकिन धीरे धीरे चेंज को अपोज करने वाला है ये हमेशा। अगर ऐसा है तो यहाँ से जो चार्ज फ्लो होना शुरू होंगे वो एकदम सारे चार्ज तो फ्लो नहीं हो सकते। मतलब अभी इस केस में मान लीजिए आपने जस्ट स्विच क्लोज किया ही है यहाँ पे, तो करंट इस समय है इसमें जीरो। जैसे जैसे चार्ज थोड़ा थोड़ा फ्लो होना शुरू होगा, तो मान लीजिए किसी टाइम पे यहाँ क्यू चार्ज है प्लस क्यू, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, और इस समय इसमें कुछ करंट यहाँ पे चल रही होगी। लेकिन हम ये जानते हैं कि करंट कैसी होगी, करंट लगातार ग्रो कर रही होगी, लगातार इंक्रीज कर रही होगी। क्यों इंक्रीज कर रही होगी, क्योंकि जितना ज्यादा चार्ज यहाँ से निकल के इस तरफ जा रहा है, वैसे ही वैसे करंट भी यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। तो करंट है अभी ग्रोइंग करंट, बिल्कुल ठीक बात है। एक समय ऐसा आएगा कि जब सारा चार्ज मूव हो चुका होगा, चार्ज जीरो हो चुके होंगे और करंट मैक्सिमम हो चुका होगा, कि मैक्सिमम करंट यहाँ पे हो चुका, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन अब क्या बात होगी कि चार्ज तो है जीरो, अब करंट क्यों फ्लो करेगा, तो फिर से बात आती है इंडक्टर के नेचर की। इंडक्टर का नेचर क्या, कि भैया चेंज करो लेकिन होले होले। अगर ये मैक्सिमम करंट है और तुम कह रहे हो कि यहाँ पे चार्ज जीरो हो चुके हैं, मतलब करंट तुरंत ड्रॉप होकर जीरो हो जानी चाहिए थी, क्योंकि अब तो चार्ज ही नहीं है जो फ्लो हो पाएगा। लेकिन इंडक्टर इसको अपोज करेगा इस बात को। क्या बोलेगा इंडक्टर, कि भैया करंट मैक्सिमम है, अगर जीरो करनी है तो होले होले होगी, बिल्कुल एक साथ जीरो नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हो रहा होगा, इसका मतलब चार्ज अभी भी मूव कर रहा होगा यहाँ से यहाँ तक। अगर ऐसा है तो भैया यहाँ से पॉजिटिव चार्ज अभी भी निकल रहा होगा और यहाँ जाके इकट्ठा हो रहा होगा। तो यहाँ से इस प्लेट से अगर पॉजिटिव चार्ज निकला है, दूसरे पे जाके इकट्ठा हो रहा है, मतलब यहाँ पे प्लस क्यू इकट्ठा हो रहा है और यहाँ पे माइनस क्यू अब चल रहा है। और करंट अब कैसा करंट है, करंट लगातार डिक्रीज हो रहा है। जहाँ करंट इंक्रीज हो रहा था, ग्रो हो रहा था, यहाँ डीके हो रहा है करंट का। और ये प्रोसेस लगातार चलता रहेगा। अगले टाइम पे यहाँ पे मैक्सिमम करंट मैक्सिमम चार्ज आ चुके होंगे, प्लस क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट, इस तरीके से ये बन चुका होगा और करंट अब जीरो हो चुका होगा। और फिर हम देखते हैं कि फिर से उल्टा होगा, कि फिर से अब ऐसे चलेगा तो चार्ज धीरे धीरे कम होंगे, फिर उल्टा बनेगा। ऐसे 9 डायग्राम्स हमने टोटल यहाँ पे बनाए थे। तो ये चार्ज का ऑसिलेशन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि इस पॉजिटिव प्लेट पे अगर देखें तो चार्ज मैक्सिमम था, धीरे धीरे कम हुआ, जीरो हो गया। अब चार्ज नेगेटिव हो गया इस प्लेट पे और फिर नेगेटिव में मैक्सिमम हो गया। ऑसिलेशन में यही होता था कि आप अगर इस तरफ को पॉजिटिव मानते हैं तो क्या होगा कि पहले मैक्सिमम था, डिक्रीज हुआ, जीरो हो गया, उसके बाद नेगेटिव की तरफ चला, फिर से नेगेटिव में मैक्सिमम हो गया। अब क्या होगा, फिर नेगेटिव में डिक्रीज होगा, फिर से जीरो होगा और फिर से अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा। इसको ऑसिलेशन हमने बोला था। तो चार्ज का ऑसिलेशन यहाँ पे हो रहा है और इस ऑसिलेशन की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं। तो ये यहाँ पे समझने वाली बात है। अब ऐसा क्यों, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल क्यों है, इस बारे में अगर बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ वेरिएबल है या कांस्टेंट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था, कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था, याद है किसी को, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स कितना होता था, V by D। V बाई डी। एक तो ये बोल सकते हैं, और अगर चार्ज की V फॉर्म by में D। बोलना है तो चार्ज की फॉर्म में कितना हो जाएगा, चार्ज या फिर सिग्मा की फॉर्म में, Q by A epsilon naught। बिल्कुल ठीक बात है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं, Q बाई A एप्सिलॉन नॉट, ये लिखा जा सकता है। याद करो एक इनफाइनाइट प्लेट की वजह से फील्ड कितना होता था, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे दो ऐसी प्लेट्स हैं, दोनों का ऐड होता था, तो टोटल कितना हो जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ये कैपेसिटर का फील्ड था। तो यहाँ पे अगर फील्ड की बात करें तो वो डिपेंड कर रहा है चार्ज पे, क्यू पे डिपेंड करता है फील्ड। तो आप खुद समझ पा रहे हैं, हम यहाँ पे देखो इनिशियली मैक्सिमम चार्ज है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फील्ड होगा, तो मैक्सिमम फील्ड यहाँ पे होगा इस डायरेक्शन में। लेकिन धीरे धीरे चार्ज कम हो रहा है तो फील्ड भी डिक्रीज हो रहा है। यहाँ चार्ज जीरो हो गया, फील्ड भी अंदर कितना हो गया, जीरो हो गया। अब क्या हुआ, उल्टी डायरेक्शन में फील्ड आया, इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे मैक्सिमम हो गया, उल्टी डायरेक्शन में हो गया। मतलब फील्ड भी तो समय के साथ वेरी कर रहा है, टाइम के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरी कर रहा है।
यही बात यहाँ पे अपने को समझने वाली थी कि जब भी एक चार्ज एक्सेलरेट करता है या ऑसिलेट करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आता है वो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। और अब हम सारी बातें लिंक कर सकते हैं कि वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, और अगर मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है तो वो भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। यही बात अपने को समझने वाली है। इसी तरीके से आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेट होगी। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर डायग्राम बनाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायग्राम कैसा बनेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू में है मैक्सिमम, उसके बाद धीरे धीरे हो गई जीरो। देखो शुरू में इलेक्ट्रिक फील्ड थी मैक्सिमम क्योंकि चार्ज मैक्सिमम है, उसके बाद धीरे धीरे कम हो रही है और फिर जीरो हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद ऑपोजिट डायरेक्शन में बननी शुरू हुई और फिर मैक्सिमम हुई ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो कुछ कुछ ऐसी फील्ड यहाँ पे बन रही है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बन जाएगा यहाँ पे इस तरीके से। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, टाइम के साथ ये बन रहा है। अगर मैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ बनाना चाहूँ ठीक है, तो कैसा बनेगा इस बारे में बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के मैं एक बार फिर से बना देता हूँ TE, और ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ। बट अपन कहीं से भी मान सकते हैं इसको ना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है कि मैंने ग्राफ यहाँ से ऐसे शुरू किया था। मैं T इक्वल टू 0 को यहाँ मान लेता हूँ जब ये 0 था। मैं अगर इसको T इक्वल टू 0 मान लूँ तो ऐसा ग्राफ यहाँ से शुरू कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें ना, ग्राफ कहीं से भी शुरू कर सकते हैं आप। तो ग्राफ को अगर ऐसा बनाते हैं, इस टाइप से ग्राफ बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस टाइप से इलेक्ट्रिक फील्ड है एक ऑसिलेशन के लिए। और क्योंकि चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। ओके, मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस करता है? याद आ रहा है कुछ कुछ एम्पियर सर्किटल लॉ से आई की बात कर सकते हैं। तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, क्या वो परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड बनता था? जैसे हमने कल बात करी थी कि दोनों ही जो आप प्रोड्यूस करते हैं एक दूसरे को हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर आते हैं। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो कैसा होगा? तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ऐसा, इस टाइप से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ये कौन सा है? हॉरिजॉन्टल प्लेन बन रहा है ये इस तरीके से। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। अब हुआ क्या भाई, ध्यान से समझना बहुत। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आया? ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया LC ऑसिलेशन से, ठीक है। ऑसिलेशन हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी हुआ। अभी तक इतनी बात समझ में आई अपने को, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ और ये इसके परपेंडिकुलर है, बिल्कुल ठीक बात है, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। अब मैग्नेटिक फील्ड जो आया है वो भी वेरिएबल आया है। अगर मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है तो क्या ये भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा? बिल्कुल करेगा, फैराडेज लॉ। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, ये भी वेरिएबल हुआ, तो ये फिर से एक मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। यहाँ अब साइकिल चलती जाएगी आगे कि आपने ऑसिलेशन से सिर्फ ये प्रोड्यूस किया था, लेकिन इनके वेरिएबल प्रॉपर्टी की वजह से ये एक दूसरे को प्रोड्यूस करते हुए चल रहे हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये फिर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फिर से इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक, चलता रहेगा चलता रहेगा। और इसी तरीके से वेव आगे प्रोपोगेट करती है। ये बात यहाँ समझने वाली है, ठीक है। तो वेव प्रोपोगेशन कैसा हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही एक दूसरे को बनाते हुए चलते हैं, और ये बनाने की स्पीड बहुत तेज होती है। वेव का प्रोपोगेशन की स्पीड क्या है? अगर लाइट की बात करें तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इतनी स्पीड से ये एक दूसरे को बनाते हुए चल रहे हैं लगातार। बनाएंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। यस, तो ये इनका प्रोपोगेशन का तरीका हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे को बनाते हुए चल रही हैं। इस वजह से ये वेव आगे प्रोपोगेट हो पा रही है। क्या यहाँ तक आपको बातें क्लियर हुई कि ना? Yes, sir. ठीक है, तो इसको अपन बोल सकते हैं सेल्फ प्रोपोगेटिंग होती है ये वेव, सेल्फ प्रोपोगेटिंग, क्योंकि एक दूसरे को बनाता हुआ चल रहे हैं, सेल्फ प्रोपोगेटिंग वेव्स हैं। अच्छा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आते हैं वो दोनों सेम फेज में आते हैं। सेम फेज मतलब जब एक मैक्सिमम है तो दूसरा भी मैक्सिमम है। ये 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों साथ में 0 हैं, दोनों साथ में मैक्सिमम हुए हैं, दोनों साथ में 0, साथ में नेगेटिव, साथ में 0, तो सेम फेज में चल रहे हैं दोनों हमेशा। ये बात भी ध्यान रखेंगे, दोनों हमेशा सेम फेज में रहेंगे। तो अब आपको बातें सारी समझ में आ चुकी हैं कि ये इनकी वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड, और तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकल प्लेन में है, मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, और इसी तरफ एक्स डायरेक्शन की तरफ आपका वेलोसिटी है, ये इस तरफ आगे बढ़ रही है, ठीक है। तो प्रोपोगेशन डायरेक्शन हो गई, मैग्नेटिक फील्ड हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। और वेवलेंथ भी आप जानते ही हैं, वेवलेंथ क्या होगा? दिस इज द वेवलेंथ, ये वेवलेंथ हो गई। ऐसे अगर इसकी बात करें
ये भी यहीं से यहीं तक चल रहा है, ये इसकी भी वेवलेंथ है सेम, और यही इसकी भी वेवलेंथ है सेम, तो ये वेवलेंथ हो गई आपकी। ठीक है, तो ये आपका वेव नेचर की बात हुई पूरी। अच्छा, ये वेव कैसी है? ये वेव लॉन्गिट्यूडनल है कि ट्रांसवर्स है? कुछ याद आ रहा है? हमने बात करी थी लॉन्गिट्यूडनल वेव किसको बोलते हैं और ट्रांसवर्स वेव किसको बोलते हैं। कैसी वेव है ये? ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स, बिल्कुल ठीक बात है, ट्रांसवर्स वेव है ये। क्यों? लॉन्गिट्यूडनल वेव किसे कहते थे? जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है, अगर उसी डायरेक्शन में पार्टिकल का भी ऑसिलेशन चले तो उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। और ये कौन सी वेव होती है? साउंड वेव्स, ऐसी वेव्स होती हैं, है ना। जबकि अगर पार्टिकल का मोशन ऐसा है और वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, मतलब दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो ये कैसी कहलाएगी? ट्रांसवर्स वेव। तो यस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसी होती हैं? ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। इसका ध्यान रखेंगे क्योंकि वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड तीनों ही आपस में परपेंडिकुलर हैं। सो यस, दिस इज द ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, यहाँ तक सारी बातें क्लियर? कोनो दिक्कत? चलिए, ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं कि इसकी इक्वेशन कैसे लिखी जाए। ट्रांसवर्स वेव की इक्वेशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की मैथमेटिकल इक्वेशन कैसे लिखी जाए, इस बारे में अपन अभी बात करेंगे। ठीक है, तो अगर बात करें इक्वेशन लिखने की, तो यहाँ पर एक बात तो पता चल गई है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, इसी को आपने बोला ट्रांसवर्स वेव। ठीक बात है। अब ये जो वेव है इसकी वेलोसिटी कैसे दी जाती है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको ध्यान रखनी है। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन जो होता है इसका, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन किस डायरेक्शन में जा रही है वो दिया जाता है E क्रॉस B से। इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखना। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन कैसे देंगे? E क्रॉस B से। आप चाहे तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं, देखो यहाँ पे E इस तरफ है और B इस तरफ है, E क्रॉस B करना, क्या वेलोसिटी के डायरेक्शन में आपका थंब आ रहा है? याद है क्रॉस प्रोडक्ट करने का तरीका? यस सर। E, हाँ, E की तरफ फिंगर्स को स्ट्रेच करेंगे, B की तरफ घुमाएंगे तो थंब वेलोसिटी की तरफ आना चाहिए, बिल्कुल आ रहा है। तो ये ध्यान रखना है कि वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसे दी जाएगी? E क्रॉस B से दी जाएगी। दिस इज इंपॉर्टेंट, इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए। अच्छा, मैं आपको दो वेव्स बुक का नाम लेता हूँ, एक है स्टैंडिंग वेव्स, एक है ट्रैवलिंग वेव्स। तो ये कैसी वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसी वेव है, स्टैंडिंग या ट्रैवलिंग? क्या लगता है तुम्हें? स्टैंडिंग वेव में पार्टिकल्स मूव करेंगे, वाइब्रेट साउंड वाले। ये वेव कैसी है? ये ट्रैवलिंग वेव है। ट्रैवलिंग वेव किसको बोलते हैं? आसान सी बात है, जैसे एक रस्सी अगर बात करें, रस्सी है, ठीक है, रस्सी का आपने इस तरीके से एक मोशन दिया, एक जर्क दिया इस तरीके से, तो क्या होगा? यहाँ पे एक लूप बन जाएगा ऐसा। और क्या ये लूप अपनी जगह पे ही रहेगा या ये लूप आगे बढ़ेगा? ये लूप ऑब्वियसली आगे बढ़ेगा, है ना। तो ऐसा वेव जिसमें जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जो ऑसिलेशन हो रहा है, वो लगातार आगे बढ़ता रहे। पहले ये पार्टिकल डिस्प्लेस हुआ, फिर आगे वाला पार्टिकल डिस्प्लेस हुआ, फिर आगे वाला पार्टिकल, फिर आगे वाले पार्टिकल, ये सारे लगातार ऑसिलेट कर रहे हैं, हर पार्टिकल लगातार ऑसिलेट कर रहा है। ऐसे वेव को बोलते हैं ट्रैवलिंग वेव, जो ऑसिलेशन को या एनर्जी को आगे ट्रांसफर करे, ऐसी वेव कहलाती है ट्रैवलिंग वेव्स। तो ईएम वेव्स भी ट्रैवलिंग वेव्स हम देख पा रहे हैं, ये बात। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर मैग्नेटिक फील्ड, लगातार आगे बढ़ता जा रहा है ये काम, तो ये ट्रैवलिंग वेव है। अच्छा, जब ट्रैवलिंग वेव होती है तो इसमें अगर हम बात करूं डिस्प्लेसमेंट की, चलो ऐसी एक वेव अपन मान लेते हैं, यहाँ पे ट्रैवलिंग वेव है, ये आगे बढ़ रही है लगातार। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूँ, डिस्प्लेसमेंट मतलब ये y जो है, ये डिस्टेंस है y, कहाँ से? इस लाइन से किसी भी पोजीशन, किसी भी पार्टिकल की पोजीशन, उसको बोलेंगे अपन y, किसी पार्टिकल का कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है। तो ये जो y है ये दो बातों पे डिपेंड कर रहा है। एक तो इसका x कितना है, मतलब आपने कौन सा पार्टिकल चूज किया है। अगर ये पार्टिकल चूज करोगे तो उसका y ये है, ये पार्टिकल चूज करोगे तो उसका y ये है, ये पार्टिकल का y ये है, इसका y ये है। तो एक तो डिपेंड कर रहा है y कि आपने कौन सा पार्टिकल लिया है, मतलब x कौन सा लिया है। और दूसरी बात जो y डिपेंड कर रहा है वो किस पे कर रहा है, कि आप किस टाइम पे इसे देख रहे हैं। टाइम की बात क्यों आई? क्योंकि ये ट्रैवलिंग वेव है। अभी जो ये इस तरीके से बना हुआ है,
थोड़े टाइम बाद ये ऐसा बन जाएगा, फिर थोड़े टाइम बाद ये और आगे बढ़ जाएगा तो ऐसा बन जाएगा। एक पार्टिकल जो अभी ऊपर है, थोड़ी देर बाद वो पार्टिकल नीचे की तरफ आएगा, मतलब इसका y भी टाइम के साथ वेरी कर रहा है। तो अपने जो इक्वेशन अपने को लिखनी होंगी, उस इक्वेशन में अपने को दो बातें समझ में आती हैं कि x का कंपोनेंट भी आना चाहिए और टाइम का कंपोनेंट भी आना चाहिए, तब अपन अपने वेव की इक्वेशन को पूरी अच्छी तरीके से लिख पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ कुछ छोटी छोटी बातें हैं इक्वेशन लिखने से पहले जो आप जानते ही हैं। वेवलेंथ, वेवलेंथ को अपन लिखते हैं लैम्डा से, सबको पता है ये बात, वेवलेंथ इज लैम्डा। एक यहाँ नई टर्म आती है वेव नंबर, एक कांस्टेंट है, इसको ध्यान रखना है अपने को। वेव नंबर इज k which is 2 pi by lambda, इसको एज इट इज ध्यान रखेंगे। वेव नंबर इज k which is 2 pi by lambda। टाइम पीरियड t से लिखते हैं, सबको पता है ये बात, टाइम पीरियड इज t। फ्रीक्वेंसी 1 by t, f को लिखा जाता है 1 by t से। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा which is 2 pi by t या 2 pi f। ये सारी बात अपने को पता है, इनको अपन आगे इक्वेशन में यूज करने वाले हैं। ठीक है, अगर मुझे लिखना है स्पीड, स्पीड ऑफ द वेव, तो स्पीड ऑफ द वेव इज v, और v को लिखा जाता है ओमेगा बाई k से। इसको इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, v इज इक्वल टू ओमेगा बाई k। आप चाहे तो इसको प्रूव भी कर सकते हैं। ओमेगा को कितना लिखा आपने, 2 पाई f लिखा, k को क्या लिखा, 2 पाई बाई लैम्डा लिखा। यहाँ से देखो वेलोसिटी क्या आ गई, 2 पाई कैंसिल हो गया, v आपको मिला f लैम्डा के बराबर। जानते ही वेव के टर्म में वेलोसिटी इज फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, तो v इज इक्वल टू f लैम्डा, ये बात हम जानते हैं। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखेंगे, क्वेश्चंस में कई बार काम आएगा ये। वेलोसिटी इक्वल टू ओमेगा बाई k या v इज इक्वल टू f लैम्डा। ठीक है, अब बनाते हैं इक्वेशन लिखने पे। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन लिखूं तो एक इक्वेशन में क्या आएगा, या पहले अगर कोई जनरल इक्वेशन में लिखूं, मान लीजिए y इज इक्वल टू, तो क्या लिखेंगे, a एम्पलीट्यूड साइन ओमेगा t प्लस माइनस kx। ये एक जनरल इक्वेशन बनेगी। इसकी कैसे बनी है, x की टर्म भी आनी चाहिए थी, टाइम की टर्म भी आनी चाहिए थी, ये बात हमने देखी, और साइन के फॉर्म में वेरी कर रहा है, हमारी सारे ऑसिलेशन हमने वैसे ही लिए हैं, तो साइन की टर्म में जब वेरी कर रहा है तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी यहाँ पे, कोई भी एक जनरल इक्वेशन। तो अगर ध्यान रखने वाली बात क्या है यहाँ पे, कि इस इक्वेशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है, साइन kx प्लस माइनस ओमेगा टी, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई चिंता वाली बात नहीं है। इंपॉर्टेंट थिंग इज, अगर ओमेगा टी और kx के बीच में दो साइन में लगा रखे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर यहाँ पॉजिटिव साइन है, इसका मतलब जो वेव है वो नेगेटिव x डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि अगर इन दोनों के बीच का साइन पॉजिटिव साइन है, मतलब वेव नेगेटिव x डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, और अगर इन दोनों के बीच का साइन नेगेटिव है तो वेव पॉजिटिव x डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। कई बार आपको इक्वेशन देंगे सीधा और आपको पूछेंगे कि बताओ डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल क्या है, सीधा सीधा आप साइन देख के बता सकते हैं कि वो किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है, इसे ध्यान रखना है कि अगर दोनों के बीच में पॉजिटिव साइन तो नेगेटिव x डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी, अगर नेगेटिव साइन तो पॉजिटिव x डायरेक्शन में ये ट्रैवल करेगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखेंगे एज इट इज। तो अब अगर बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की, ऐसे ही इक्वेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस माइनस ओमेगा टी, ऐसे इक्वेशन लिख सकते हैं। अगर हम बात करूं खाली कि अगर पॉजिटिव x डायरेक्शन की बात करूं, पॉजिटिव x डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है वेव, तो पॉजिटिव x मतलब बीच में साइन कैसा आना चाहिए, नेगेटिव साइन आना चाहिए। तो इक्वेशन को क्या लिख लूंगा, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन kx माइनस ओमेगा टी, ऐसा लिख सकते हैं उसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। अब इसको लिखने के और क्या क्या तरीके हो सकते हैं, तो आपने सब पढ़ लिया है। E इज इक्वल टू ई नॉट साइन k को लिखा जा सकता है 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स, माइनस ओमेगा को लिखा जा सकता है 2 पाई बाय टी इंटू टी, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। अच्छा 2 पाई अगर कॉमन ले लें तो ये भी आ जाएगा, 2 पाई बाहर आ गया, इधर आ गया x बाई लैम्डा माइनस टी बाई टी। ये सब इसको लिखने के तरीके हैं, अलग अलग तरीके से आपके पास क्वेश्चन में ये आ सकती है क्वेश्चन। x बाई लैम्डा माइनस एफ टी, 1 बाई टाइम पीरियड इज फ्रीक्वेंसी, तो उसमें लिख दिया f फ्रीक्वेंसी। तो किसी भी तरीके से आपके पास इक्वेशन आ सकती है एग्जाम में। तो ऐसा नहीं कि आपको सारा याद रखना है, आप इस इक्वेशन को याद रखेंगे, प्लस आपको k की वैल्यू ध्यान है, आपको ओमेगा की वैल्यू ध्यान है, आप उसको कन्वर्ट कर लेंगे इन सब से।
ठीक है, तो आपको ये सारी इक्वेशंस याद नहीं करनी है, इक्वेशन लिखने का तरीका आपको आना चाहिए, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन आपको याद होना चाहिए कि कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा, और के की वैल्यू ओमेगा की वैल्यू आपको ध्यान होनी चाहिए। जैसे अभी अपन एक आध क्वेश्चन करेंगे, उससे आपको बातें और समझ में आ जाएंगी। जैसे मैग्नेटिक फील्ड भी लिखना है तो सिमिलर वे में मैग्नेटिक फील्ड भी लिखा जा सकता है। मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, तो बी नॉट साइन, बिल्कुल ऐसा ही, के एक्स माइनस ओमेगा टी, मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाएगा। और यही सारी बातें इसके लिए भी लिखी जा सकती हैं, ये सारी इक्वेशन की टर्म इसके लिए भी लिख सकते हैं अपन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक, चलिए आपने ये बात बोली थी कि ये B एंड E जो होते हैं वो सेम फेज में होते हैं। अगर सेम फेज में है, फेज का मतलब क्या था याद है? अगर मैं आपके पास दो इक्वेशन लिखता हूं तो फेज कैसे चेक करते थे उसका, हमने एसी में पढ़ा था अभी, फेज कैसे चेक करते थे, बोलो। फेज याद आ रहा है, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई, तो साइन के साथ का जो पूरा एंगल है इसे क्या बोलते हैं, फेज। अगर सेम फेज में है कोई दो इक्वेशंस तो हम बोलेंगे कि इन दोनों के लिए जो अंदर वाली टर्म्स हैं वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो सेम फेज मतलब क्या हो गया कि आपके पास मान लीजिए इक्वेशन लिखी है E इज इक्वल टू E नॉट साइन ऑफ 0.5x प्लस 1.5 इंटू 10 टू पावर 8 t, ऐसी इक्वेशन मान लीजिए लिखी है। आपसे पूछा बताइए बी के लिए इक्वेशन कैसे लिखोगे, तो बी के लिए इक्वेशन में क्या आ जाएगा, बी नॉट साइन और ये अंदर वाली टर्म एज इट इज बिल्कुल आ जाएगी। क्यों, क्योंकि सेम फेज में है तो फेज दोनों का सेम होना चाहिए, ये चीज दोनों के लिए बिल्कुल सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो आपके पास अगर ऐसी इक्वेशन दे दी तो आप यहाँ से पता करेंगे, इक्वेशन अपने को याद है के एक्स माइनस ओमेगा टी या के एक्स प्लस ओमेगा टी, तो यहाँ पे 0.5 इज के और ये क्या है आपका ओमेगा, और इससे फिर आप सारे काम कर सकते हैं। के और ओमेगा पता चल गया तो वेलोसिटी पता चल जाएगी, ओमेगा बाई के से, सॉरी के बाई ओमेगा, वेलोसिटी इज के, वेलोसिटी इज ओमेगा बाई के, इससे आपको वेलोसिटी पता चल जाएगी। तो अपने को स्टैंडर्ड इक्वेशन याद रखनी है और उससे कंपेयर करते हुए अपने को आगे बढ़ना है। ठीक है, तो एक आध क्वेश्चन इस पे करते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखा है ई वाई इज इक्वल टू 2 साइन 0.5x इंटू 10 टू पावर 3, या आप इसको ऐसे लिख लीजिए 0.5 इंटू 10 टू पावर 3 x प्लस 1.5 इंटू 10 टू पावर 11 इंटू t न्यूटन पर कूलम, ये आपको दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, आपसे पूछा गया है बताइए व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, बताइए जल्दी से क्या होगी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, क्या बोला था हमने कि साइन चेक करना पड़ेगा, पॉजिटिव साइन या नेगेटिव साइन, क्या है यहाँ पे साइन, दोनों के बीच का पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव साइन मतलब डायरेक्शन किधर हो जाएगी, नेगेटिव एक्स की तरफ, क्योंकि यहाँ पे क्या है एक्स है, तो आप सीधे से लिख सकते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इज नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन हो गई, आपका आंसर हो गया सीधा सीधा। क्यों एक्स, क्योंकि यहाँ पे एक्स है इसलिए अपन ने एक्स डायरेक्शन बोला, यहाँ पे जेड होता तो हम जेड डायरेक्शन बोलते, यहाँ वाई होता तो हम वाई डायरेक्शन बोलते। और यहाँ आपको दे रखा है देखो ई वाई, इस ई वाई का मतलब क्या हुआ कि जो वेव की वेलोसिटी है वो एक्स डायरेक्शन में है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है वाई डायरेक्शन में। अगर ऐसा है तो मैग्नेटिक फील्ड किधर वेरी करेगा, मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में वेरी करेगा, क्योंकि तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, सीधी सी बात, तो ये आराम से अपन बता सकते हैं। अच्छा यहाँ आपसे पूछिए वेलोसिटी बताओ, वेलोसिटी कितनी है, तो यहाँ अपन देख सकते हैं दिस इज के, दिस इज ओमेगा, और आप सीधा सीधा आंसर क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी इज ओमेगा बाई के, के एक्स और ओमेगा टी, एक्स के साथ वाला के होगा, टी के साथ वाला ओमेगा होगा, सीधा सी बात। सो ओमेगा बाई के, ओमेगा इज 1.5 इंटू 10 टू पावर 11, के इज 0.5 इंटू 10 टू पावर 3, यहाँ से आंसर क्या आया 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड, विच इज सी, आपका आंसर आ गया सीधा सीधा। तो वेलोसिटी कितनी होगी 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो इस टाइप के बड़े आसान आसान से क्वेश्चन इसमें बनते हैं जो आप सीधा सीधा एक इक्वेशन याद करके आराम से कर सकते हैं, जो आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है उससे कंपेयर करेंगे, आपको सारी चीजें आगे मिलती चली जाएंगी। जैसे एक और क्वेश्चन अगर देखें,
मैग्नेटिक फील्ड आपको दे रखा है BZ इज इक्वल टू BZ इक्वल टू 2 into 10 to power minus 7 sine of 0.5 into 10 to power 3x plus 1.5 into 10 to power 11 t टेस्ला। ये आपको इक्वेशन दे रखी है मैग्नेटिक फील्ड की। आपको चार ऑप्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के दे रखे हैं और पूछा है कि बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन इनमें से कौन सी सही होगी। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन सही होगी। तो चार ऑप्शन तो मैं नहीं लिख रहा, लेकिन आपको बात समझ में आनी चाहिए कि कैसे इसको निकालें। बहुत बेसिक बातें याद रखनी है। क्या क्या बातें थी? इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी तीनों परपेंडिकुलर होते हैं, आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो अपन यहाँ चेक कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड किधर दे रखा है आपको? Z में दे रखा है। मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग Z। वेलोसिटी किधर दे रखी है? X में है। हालांकि पॉजिटिव X है तो अपन बोल सकते हैं कि नेगेटिव, यहाँ बीच में साइन क्या है? पॉजिटिव, मतलब नेगेटिव X डायरेक्शन में चल रही होगी, लेकिन है तो अलोंग X। तो दो चीजें मिल गई, ये Z पे है, ये X पे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक ही ऑप्शन बचता है विच इज अलोंग Y। तो EY बनना चाहिए पहली बात तो आपके पास। क्लियर है बात? अब आगे कुछ भी हो सकता है क्योंकि E0 मैक्सिमम वैल्यू उसकी कुछ भी हो सकती है, पर साइन ऑफ क्या देखना पड़ेगा? क्या B एंड E हमेशा सेम फेज में होते हैं? बिल्कुल होते हैं सेम फेज में। अगर सेम फेज में है तो ये जो पूरी टर्म यहाँ लिखी हुई है, क्या वो टर्म एज इट इज यहाँ पे आनी चाहिए? यस, आनी चाहिए। तो ये आप ऑप्शन में चेक कर लीजिए कि कौन से ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें ये टर्म एज इट इज यहाँ पे लगी हुई है। एक तो ये आपका देखने का तरीका हो जाएगा। दूसरा, ये तीनों परपेंडिकुलर हैं, Z दिख गया, X दिख गया, तो बचा क्या आपके पास? Y बच गया। तो ये आपका तरीका हो गया उसको सॉल्व करने का। तो बड़े आसान से क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है और उस पर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, यहाँ तक बात आपको समझ में आ रही है पूरी? कोनो दिक्कत? कोई दिक्कत है क्या? नो सर। ठीक है, ओके। एक फॉर्मूला जो अपने को ध्यान रखना है वो है C इज इक्वल टू E0 बाय B0। ये अपने को ध्यान रखना है, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको ध्यान रखेंगे। C इज इक्वल टू E0 बाय B0 इंपॉर्टेंट है। इस पे जेई में एक बार क्वेश्चन भी आ चुका है, 2013 में इस पे क्वेश्चन आया था एक बार जेई मेंस में। क्वेश्चन क्या पूछा था? द मैग्नेटिक फील्ड इन अ ट्रैवलिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज अ पीक वैल्यू ऑफ 20 नैनो टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड की पीक वैल्यू दे रखी है 20 नैनो टेस्ला। पूछा है द पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज E0 कितना होगा, ये आपसे पूछा गया। तो अब आराम से कर सकते हैं इसको। C स्टैंडर्ड वैल्यू है 3 × 10⁻⁸, B0 दे रखा है, E0 आपसे पूछा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे ध्यान रखेंगे। C इज इक्वल टू E0 बाय B0। ठीक है, तो यहां तक आपकी सारी बातें हुई हैं। आपने टर्म्स पढ़ी थी, याद है? परमिबिलिटी और परमिटिविटी। परमिटिविटी आपने पढ़ा था कहाँ पे? परमिटिविटी पढ़ा था आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में, परमिबिलिटी पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड में। तो इन दोनों का रिलेशन भी आपको ध्यान रखना है। C इज इक्वल टू 1/√μ0 ε0। अनदर इंपॉर्टेंट रिलेशन, इसको याद रखना है एज इट इज। ये कब होगा? ये होगा वैक्यूम में या फ्री स्पेस में। याद आ रहा है? μ0 ε0, वैक्यूम और फ्री स्पेस की बात करते थे दोनों। यस। और यहाँ पे आप वैल्यूज इनकी जब पुट करेंगे, μ0 इज 4 pi into 10⁻⁻7, ε0 इज 8.82 into 10⁻⁻11। ये जब वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे तो आपको C की वैल्यू मिल जाएगी आराम से 3 into 10⁸। इसलिए ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। C इज इक्वल टू 1/√μ0 ε0। इसको पूछा कैसे गया था? एक बार नीट में इस पे क्वेश्चन पूछा गया, आपको ये टर्म दे दी और पूछा बताइए इसकी डायमेंशन क्या होंगी, बताओ उसकी डायमेंशंस क्या होंगी। ठीक है, तो अब आप अगर μ0 और ε0 निकाल के डायमेंशन निकालने बैठेंगे बहुत लंबा टाइम जाएगा, लेकिन आपको अगर ये फॉर्मूला याद है तो आप जानते हैं कि दिस फॉर्मूला इज नथिंग बट इक्वल टू C। C इज वेलोसिटी, तो जो ये डायमेंशन है वही ये डायमेंशन है, बेसिकली ये वेलोसिटी की डायमेंशन है। खत्म बात, LT-1, ये आपका आंसर हो जाता है सीधा सीधा। तो कई बार क्वेश्चन इस तरीके से घुमा के भी पूछ लेते हैं कि अगर फॉर्मूला याद है तो डायमेंशन में आप आराम से इसको कर पाएंगे। ठीक है, अगर ये किसी मीडियम की बात होती
तो मीडियम में क्या लिखा जाता, वेलोसिटी इज इक्वल टू 1 बाई म्यू नॉट की जगह आ जाएगा म्यू नॉट म्यू आर, एप्सिलॉन नॉट की जगह आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ये अपन ने पढ़ा है। रिलेटिव परमिबिलिटी रिलेटिव परमिटिविटी मल्टीप्लाई हो जाती थी, दिस इज वी। अगर इसको और लिखना है तो ऐसा लिख सकते हैं v इज इक्वल टू सी बाय रूट ओवर म्यू आर एप्सिलॉन आर। देखिए ये तो c बन गया 1 बाय रूट ओवर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, दिस इज नथिंग बट c। बचा क्या, म्यू आर और एप्सिलॉन आर, तो ये बच गया आपके पास। तो ये भी एक इक्वेशन बनती है, इसको भी ध्यान रख सकते हैं। और आप जब आगे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, अभी इसके बाद अपन ऑप्टिक्स शुरू करने वाले हैं, तो ऑप्टिक्स में ये जो टर्म आ रही है ना म्यू आर एप्सिलॉन आर, इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। ऐसे ही डिफाइन होता है कि मीडियम में वेलोसिटी इस c के कितना रेशियो में रह गई, इसको बोल देंगे आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो इस पे बात करेंगे जब ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल अपने को ये बात ध्यान रखनी है कि इस तरीके से भी इसको यूज किया जा सकता है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं आप लोगों को, सब कुछ क्लियर हुआ? हाँ कि ना? जल्दी बोलिए। यस सर। ठीक है, ठीक है, तो आज अपन इतना ही करेंगे। मेरी तबीयत थोड़ी आज ठीक नहीं है। इसके बाद अपन मिलते हैं कल की क्लास में, और कल इस चैप्टर को ऑलमोस्ट अपन खत्म ही कर देंगे, फिर शुरू करेंगे ऑप्टिक्स। तो हो सकता है कल ही शुरू कर दें, नहीं तो फिर परसों से ऑप्टिक्स शुरू करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए बाय बाय। ध्यान रखिए अपना, पढ़ते रहिए।